हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे और ये एनसीईआरटी कवर करेंगे 9th क्लास की साइंस की। ठीक है, और चैप्टर वाइज चलेंगे और हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, जिससे हमारी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। बेसिकली ये हर एग्ज़ाम के लिए है, पर यूपीएससी सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए स्पेशल है। ठीक है, क्योंकि साइंस के लगभग लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 के 20 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से ही आएंगे। ठीक है, तो पहले हम 9th और 10th की कवर करेंगे, फिर समय बचता है तो फिर 8th या 7th की भी एक बार देख लेंगे, पर 9th और 10th तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे एचएसएससी का हो, हरियाणा का हो, या फिर स्टेट पीसीएस हो, या फिर यूपीएससी का हो, तो सबके लिए सेम ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए पदार्थ किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने आसपास, अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हमें कई प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कई तरह की वस्तुएं दिखाई देंगी, जैसे कि आपको चेयर दिखाई देगा। ठीक है, टेबल, अलमीरा। बट आप ये चीज़ देखना है कि हमारे आसपास जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हालांकि ये तो कॉमन है, बहुत दिखाई देती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पशु, मनुष्य, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ठीक है, पर आप देखेंगे कि इन सब का आकार अलग अलग होगा। सबका आकार या फिर आकृति अलग अलग होगी, दोनों का, इनके शेप भी अलग होगा, आकृति भी अलग होगी। ठीक है, तो अब देखना कि हमारे चारों तरफ कई टाइप की जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे चेयर है। ठीक है, ये किसी ना किसी वस्तुएं जो हमें हमारे चारों तरफ दिखाई देती हैं, ये किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती हैं। ये किसी ना किसी मटेरियल की बनी होती हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सामग्री। ये किसी ना किसी मटेरियल की बनी होती हैं। जैसे अगर लकड़ी की चेयर है तो लकड़ी की बनी होगी, अगर वो प्लास्टिक की चेयर है तो प्लास्टिक की बनी होगी। ठीक है, तो इस मटेरियल को ही कहा जाता है पदार्थ। ठीक है, इस मटेरियल को ही क्या कहा जाता है, पदार्थ। एक्चुअली पदार्थ के लिए, पदार्थ के दो गुण सबसे जरूरी हैं। अगर हम किसी वस्तु को या फिर किसी भी कण को या किसी वस्तु को हम अगर पदार्थ कहेंगे तो उसमें ये दो गुण होने चाहिए। पहला कि उसका एक क्या होना चाहिए, द्रव्यमान। ठीक है, और दूसरा उसका आयतन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम किसी वस्तु को पदार्थ कब कहेंगे, एक तो उसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान, दूसरा उसमें आयतन होना चाहिए, यानी उसका आयतन होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेन है। ठीक है, इस पेन के अंदर ये कि इसका जो रॉ मटेरियल क्या है, प्लास्टिक, तो इसका पदार्थ क्या हुआ, प्लास्टिक। ठीक है, तो इस पेन के अंदर जो टोटल पदार्थ है, यानी कुल पदार्थ की मात्रा है, वो क्या कहलाएगा, इसका द्रव्यमान। ठीक है, यानी द्रव्यमान क्या होता है, कुल पदार्थ की मात्रा। ठीक है, कुल पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, इसका द्रव्यमान। और ये पेन, आयतन क्या होगा, ये पेन जितना एरिया घेरेगा, यानी जितना स्थान घेरता है, जैसे मान लो ये इतना स्थान घेरता है। ठीक है, तो ये जितना भी एरिया ऑक्युपाइड करेगा या जितना स्थान घेरेगा वो क्या कहलाएगा, इसका आयतन। ठीक है, यानी जितना स्थान घेरता है वो क्या कहलाएगा, इसका आयतन। एक्चुअली क्या था कि प्राचीन समय से ही जो हमारे दार्शनिक थे, प्राचीन समय में हमारे दार्शनिक पदार्थ के बारे में, अपनी चारों तरफ की वस्तुओं के बारे में जानने की बड़ी इच्छा रखते थे। तो उन्होंने बताया कि जो ये ब्रह्मांड है, ये पूरे का पूरा जो विश्व है, इन 5 चीज़ों से मिलकर बना है। वो 5 चीज़ें क्या बताई, जल, भूमि, गगन, अग्नि, वायु। पूरा ब्रह्मांड चाहे वो संजीव है या फिर वो निर्जीव है। ठीक है, चाहे वो संजीव है चाहे निर्जीव है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया उन्होंने, पंच तत्व। इसे क्या नाम दिया,
पंच तत्व। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। पर जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, जब आधुनिक युग में आए, तो आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने क्या किया, मॉडर्न टाइम में आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने क्या किया, पदार्थ को दो अवस्थाओं में वर्गीकृत कर दिया, उसका दो अवस्थाओं में क्लासिफिकेशन कर दिया। एक तो उसके भौतिक गुणों के आधार पर, एक उसका रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो जो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, भौतिक गुणों के आधार पर, और जो इसके रासायनिक गुण है वो इसके सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके भौतिक गुणों के आधार के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पर उसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि पदार्थ कितने टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठोस, यानी इसकी 3 फॉर्म हो सकती है, 3 अवस्थाएं हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, वैसे तो पांच और 2 और होती हैं, जैसे प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। वैसे हम उनके बारे में अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 3 फेमस होती हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कोई वस्तु ठोस है या कोई वस्तु ठोस है या द्रव है, गैस है, वो क्यों है। ठीक है, वो क्यों है, अगर कोई वस्तु ठोस है तो क्यों है, अगर वो वस्तु द्रव है तो क्यों है, अगर वो गैस है तो क्यों है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए थोड़ा सा इन तीनों में हम डिफरेंस, इन तीनों में पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, फिर उसके भौतिक गुणों के या पदार्थ के भौतिक गुणों की जो विशेषताएं होती हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले ठोस को लेते हैं। देखिए, ठोस में क्या होता है, कोई भी चीज़ है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे मान लो ये पेन है, अगर मैं इस पेन को तोड़ता चला जाऊंगा, एक, जैसे मान लीजिए ये पेन था, ठीक है, पहले मैंने इसको तोड़ा इतने में, फिर इसको तोड़ा इतने में, फिर इसको तोड़ा मैंने इतने में, फिर इसको इतने इतने, यानी जितने बार मैं इसको तोड़ता चला जाऊंगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब मैं इसके जो इसका जो पार्टिकल होगा उसको तोड़ नहीं पाऊंगा। उसी पार्टिकल को क्या कहा जाता है, परमाणु। ठीक है, या एटम, उसी पार्टिकल को परमाणु कहा जाता है। वो आगे चैप्टर है एक अलग से ही, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो जैसे जो ठोस होता है, ठोस, ये जो अब ठोस है वो भी कणों से मिलकर बना है, द्रव है वो भी कणों से मिलकर बना है, और गैस है वो भी कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, पर डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या डिफरेंस है जो इन तीनों को अलग अलग बनाता है। ठीक है, या ठोस को ठोस कहता है, गैस को गैस कहता है, द्रव को द्रव कहता है। हालांकि गैस भी कणों से मिलकर बनी है, पानी भी, जल, द्रव भी कणों से मिलकर बना है। ठीक है, और ठोस भी कणों से मिलकर ही बनता है। ठीक है, देखिए क्या डिफरेंस क्या है इनके अंदर, क्योंकि जो जो ठोस के कण होते हैं वो ना ऐसे नजदीक इसके बिल्कुल पास पास होते हैं, यानी इसके कणों के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, बहुत ही कम होती है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ठोस। अगर आपसे पूछा जाए कि हम ठोस को ठोस क्यों बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर बनता है, और उसके कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही पास पास होती है, नजदीक होती है, इस वजह से हम उसको ठोस कहते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि द्रव को हम द्रव क्यों कहते हैं, तो वो भी तो कणों से मिलकर बना है, पर डिफरेंस क्या है कि उसके जो कण हैं उनके कणों के बीच की दूरी क्या है, थोड़ी दूर दूर होती है, मतलब ठोस से ज़्यादा होती है। देखिए, अब जैसे पेन है, अगर मैं पेन को ऐसे मारूंगा तो क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ कि पेन आधा टूट के इधर चला गया, आधा टूट के इधर चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी पात्र में अगर मैं मान लो जल रख देता हूँ, अगर मैं जल को ऐसे मारता हूँ तो आधा जल इधर चला जाएगा, आधा जल इधर चला जाएगा। क्यों चलता है, क्योंकि उसके जो कणों के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू ठोस की। ठीक है, और किसी वस्तु को हम गैस क्यों कहेंगे, या फिर किसी पदार्थ को हम गैस क्यों कहेंगे, क्यों, क्योंकि जो उसके कणों के बीच की दूरी होती है वो दूर दूर होती है। ठीक है, वो क्या होती है, दूर दूर होती है। इन्हीं गुणों की वजह से हम क्या करते हैं इसको, इन्हीं गुणों की वजह से हम इसको क्या करते हैं, ठोस, द्रव, गैस में 3 रूपों में बांट सकते हैं पदार्थ को। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ठोस को लेते हैं, फिर द्रव को, फिर गैस को। ठीक है, चलो, ठोस यानी सॉलिड। ठीक है, देख, सबसे पहले बात करते हैं हम इसका आकार। ठोस का जो आकार होता है यानी साइज होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए, जैसे मान लो ये पेन है, ये क्या है, ठोस है। अब इसका आकार निश्चित का मतलब ये हुआ कि इसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी,
कुछ ऊंचाई होगी, यानी इसकी आकृति सीमाएं स्पष्ट होती हैं, मतलब इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी, कुछ मोटाई होगी, इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, इसका आकार कभी भी बदलता नहीं है, आप कहीं भी रख दो, अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा तब भी इसका आकार सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं किसी बोतल के अंदर रख दूंगा तब तो बोतल, ऐसा तो है नहीं कि ये बोतल का आकार ले लेगी, बोतल का साइज ले लेगी, तब भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि मान लीजिए अगर हम ये बात कहते हैं कि जो ठोस होता है उनका जो साइज होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो रबड़, चीनी, ठीक है, अगर मान लीजिए रबड़ भी तो क्या है, ठोस। ऐसे मान लो रबड़, ये रबड़ ले लिया हमने, ठीक है, ये रबड़ ठोस है। अगर रबड़ को इधर से फोर्स लगाकर खींचे तो इसका आकार क्या हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए चीनी है, चीनी के जो छोटे छोटे दाने होते हैं क्रिस्टल, ठीक है, वो वो भी तो ठोस है, चीनी भी तो ठोस है। पर अगर हम जैसे मान लो चीनी को हम किसी डिब्बे में रखेंगे तो वो उसका जैसे यहाँ डिब्बे में रख दिया हमने तो वो डिब्बे का आकार ले लेगी। ठीक है, यानी चीनी को अगर हम बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार ले लेगी, चीनी को हम अगर बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगी, और रबड़ को अगर खींचेंगे तो अपना आकार चेंज कर लेगी। पर हमने क्या पढ़ा है कि जो ठोस होता है उसका आकार क्या होता है, निश्चित। बट ये जो डेफिनेशन है अब यहाँ तो फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि रबड़ रबड़ भी क्या है, रबड़ ठोस है, रबड़ द्रव तो है नहीं, ना गैस है। ठीक है, और चीनी भी क्या है, ठोस। तो ऐसा क्या है, क्या इसका कारण क्या है, देखिए अगर हम रबड़ को खींचते हैं उसका आकार तो चेंज हो जाता है, पर जब हम उसको फ्री छोड़ते हैं तो पुनः यानी दोबारा वापस उसी साइज में आ जाती है। ठीक है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो रबड़ होती है वो ठोस होता है, उसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। अगर हम चीनी की बात करें, आपको पता होगा कि चीनी को आप जिस भी बर्तन में रखेंगे, जैसे किसी डिब्बे में रखेंगे तो डिब्बे का आकार ले लेगी, और बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार ले लेगी। ठीक है, यानी आप ध्यान देना कि जो चीनी के जो क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल क्या होता है, जैसे ऐसे चीनी होते हैं ना, चीनी के कण जो एक पार्टिकल होता है उसको क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, चीनी या चाहे नमक ले ले, कुछ भी ले ले। ठीक है, तो चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं ना वो क्या होते हैं, उनका आकार नहीं चेंज होता। आप चीनी के क्रिस्टल को चाहे बोतल में रखो तो तब भी उसका क्रिस्टल का आकार होगा ना वो सेम रहेगा, चाहे आप किसी बड़ी बाल्टी में रखें या किसी भी अदर उसमें बर्तन में रखेंगे जिसका आकार अलग हो, तो उस आकार में तो उस बर्तन की साइज में तो बन जाएगा, पर जो उसका क्रिस्टल होगा ना, क्रिस्टल का आकार चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से क्या है कि चीनी और ये ठोस होते हैं, इनका आकार निश्चित होता है। ठीक है, नंबर 2, संपीड्यता। देखिए संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेस करना। संपीड़ित का मतलब जैसे मान लो कोई वस्तु है उसको दबाना, कंप्रेस करना। ठीक है, जो अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं ठोस की, क्या ठोस में संपीड़िता का गुण पाया जाएगा, नहीं। क्यों क्यों नहीं पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमने अभी बात की ना, क्योंकि जो ठोस है, जो ठोस के कण हैं वो आपस में बहुत ही क्लोज आपस में जुड़े होते हैं, यानी पास पास जुड़े होते हैं। अगर मान लो आप इसको दबाओगे तो कितना दबाओगे, आप दबा ही नहीं पाओगे, क्योंकि इनके बीच में कोई खालिस्तान है, ठोस के बीच में है ही नहीं। पानी को आप दबा सकते हो, क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्पेस है। गैस को आप दबा सकते हो, इनके बीच में स्पेस है, पर ठोस को कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ठोस को कंप्रेस करोगे, अगर ज़्यादा फोर्स लगा के कंप्रेस करोगे तो उसके आकार में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी उसकी जो संपीड़िता है, कंप्रेस है, वो संपीड़िता बिल्कुल क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, शून्य होगी। अगर ज़्यादा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट सकता है, पर वो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, नंबर तीसरा, तीसरा क्या इसका जो गुण है या फीचर बोले हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो भी बोले, वो है आयतन। ठीक है, तो आयतन के बारे में हमने बात की अभी। आयतन क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है। ठीक है, तो ठोस का जो आयतन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे है, जितना ये स्थान घेर रही है, यहाँ पे घेर रही है। अगर किसी बोतल में रखेंगे या किसी बाल्टी में या किसी बड़े बर्तन में रखें तब भी इतना ही स्थान घेरेगी, या कहीं यहाँ पे रखा है तब भी इतना स्थान घेर रही है, यहाँ रखा है तब भी इतना स्थान घेर रही है, यहाँ रखा है तब भी इतना स्थान घेर रही है। ठीक है, इसको कहीं भी लेके जाएंगे उतना ही स्पेस को कवर करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, नंबर 2,
नंबर 4 आकर्षण बल। आकर्षण बल, ठीक है। अब देखिए, जो ठोस है इसके कण क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब पास पास हैं, और द्रव है इसके दूर हैं, और गैस के इसके सबसे ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। तो अब जो पास पास है उनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यानी क्या होगा, ठोस में क्या होता है, जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। और उससे कम किस में पाया जाएगा, द्रव में, और सबसे कम किस में पाया जाएगा, गैस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको देखने से ही पता चल रहा है ना, क्योंकि जो इसके पार्टिकल हैं वो पास पास जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये पेन है, ये किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। तो वो पार्टिकल आपस में बड़े पास पास, बड़ी स्ट्रॉन्ग, आपस में बड़े तेजी से, मतलब बड़े आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इसके पार्टिकल इधर नहीं भागते, इसके पार्टिकल इधर नहीं भागते, ठीक है। और दोनों के बीच क्या है, जो आकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ठोस में क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज़्यादा। नंबर 5 अगला क्या गुण है इसके अंदर, विसरण, ठीक है। ठोस के अंदर विसरण की जो क्रिया है या फिर गुण है वो पाया नहीं जाता, ठीक है। ठोस के अंदर विसरण का गुण पाया नहीं जाता। अब देखते हैं कि विसरण क्या होता है, ठीक है। विसरण होता है कि दो अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः स्वतः मतलब आपस में खुद ही मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। यानी दो अलग अलग पदार्थ के कणों का, दो अलग अलग पदार्थ के कण होने चाहिए, एक ही कण नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एक पदार्थ का कण ले लिया हमने नमक का, और एक ले लेते हैं चीनी, ठीक है। एक कण ले लिया नमक का और एक ले लिया चीनी का। अब इनको दोनों को मिलाओ, क्या ये दोनों मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आप दूर से देख के बता दोगे ये चीनी है, ये नमक का कण है, ठीक है। तो यानी ये क्या होता है, ठोस में क्या होता है, विसरण बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। आगे द्रव में होता है, गैस में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ठोस में क्या होगा, विसरण नहीं होगा। विसरण का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः स्वतः मतलब खुद से आपस में मिल जाना, वो क्या कहलाता है, विसरण, जिसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये कुछ ठोस के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थे, जो गुण थे वो है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक और है बहने का गुण, यानी फ्लो करने का, ठीक है। यानी देखिए, आप एक तरफ से ठोस, एक तरफ से द्रव और एक तरफ से गैस को, तीनों को एक साथ छोड़ो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा बहती है। तो सबसे ज़्यादा कौन बहती है, गैस, उसके से कम ठोस, सॉरी द्रव, उससे कम ठोस। यानी जो बहने का गुण होता है वो सॉलिड में क्या होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब यह होता ही नहीं है, बिल्कुल कम होता है। सबसे ज़्यादा गैस में होता है, सबसे ज़्यादा द्रव में, फिर ठोस में, ठीक है। तो ये तो थे कि जो ठोस है उनके क्या गुण है, क्या विशेषता है, ठीक है। ऐसे ही फिर हम द्रव की करते हैं, ऐसे ही हम गैस की करेंगे, ऐसे ही फिर आगे फिर इसके जो भौतिक गुणधर्म है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर देना। देखिए, अब करते हैं लिक्विड द्रव, ठीक है। देखिए दोस्तों, दो वर्ड होते हैं, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य, ठीक है। तो जो द्रव होता है ये तो किसी पदार्थ की क्या होती है, अवस्था होती है, यानी फॉर्म होती है। और जो द्रव्य होता है इसको पदार्थ ही बोलते हैं, ठीक है। इसका एक अलग नाम है पदार्थ, ठीक है, मटेरियल या फिर मैटर, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल लें। द्रव्य या पदार्थ दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। और द्रव्य होता है, ये क्या होता है, अवस्था, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसके जो गुण है वो क्या है, पहला सेम वही गुण डिस्कस करेंगे, आकार। क्या द्रव का आकार निश्चित होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो आकार होगा वो निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, ये मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है। पहले आपने इसको गिलास में डाला, जब आपने गिलास में डाला तो इसने किसका साइज ले लिया, गिलास का, ठीक है। अब इसी लिक्विड को आप बॉटल के अंदर डाल दें, ठीक है।
जब इसको बॉटल के अंदर डालेंगे तो किसका साइज ले लेगा, बॉटल का। तो सो हम क्या कह सकते हैं कि इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। इसको जिस भी आकार में, जिस भी पात्र में या जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी का साइज ले लेगा। आप इसे बाल्टी में डालें, प्लेट में डालें, जिस भी चीज़ में डालें उसी का आकार ले लेगा, ठीक है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि आयतन इसका निश्चित होता है अनिश्चित, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसे, जो इसका आयतन होता है वो निश्चित होता है। कई बुकों में अनिश्चित लिखा हुआ, पर इसका आयतन निश्चित होता है। कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए, आयतन क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, ठीक है। मान लीजिए ये एक पानी का पात्र है, ठीक है। ये पूरा भरा हुआ है पानी से, ये जल से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक गेंद डाल देता हूँ, सॉलिड गेंद डाल देता हूँ। मान लीजिए ये लोहे की सॉलिड गेंद है, ठीक है। जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो अगर मान लो ये पूरी डूब गई, या जितना ही डूबेगी, अगर ये आधी डूबी तो आधा, पूरी डूब गई तो पूरा, ठीक है। तो जितना इसका आयतन होगा उतना जल क्या कर देगी, ये बाहर निकाल देगी, ठीक है। उतना जल क्या कर देगी, ये बाहर निकाल देगी। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि अगर ये है 2 लीटर का बर्तन, अगर मैं इस जल को क्या 1 लीटर के बर्तन में डाल सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि 2 लीटर, इसमें 2 लीटर है, इसमें ये 1 लीटर, इसका साइज क्या है 1 लीटर, ये 2 लीटर है, तो इसको मैं 1 लीटर फिर भी मेरा बच जाएगा, ठीक है। तो सो हम कह सकते हैं कि जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। आयतन चेंज नहीं होता। क्या इसको इसमें डालने से क्या इसका आयतन घटा या बढ़ा, नहीं, सेम रहा, कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तीसरा गुण है संपीड्यता, कंप्रेस करना, ठीक है। देखिए, अब आपको पता ही है, अब तो समझ में आ गया होगा कि संपीड्यता का मतलब दबाना किसी चीज को। जो द्रव होता है उसकी संपीड्यता ठोस से तो ज्यादा होती है, ठोस से तो ज्यादा होती है, पर द्रव से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये बात याद रखना, जो इसकी संपीड्यता है, क्योंकि आप द्रव को दबा सकते हो, यानी पर इतना भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दबा सकते, पर कुछ हद तक दबा सकते हो, यानी ठोस से ज़्यादा दबा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा संपीड़ितता गैस की होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इसकी जो संपीड़ितता होती है द्रव की, ठोस से तो ज़्यादा होगी, सॉरी, गैस से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसका जो मेन पॉइंट है वो है विसरण, ठीक है। तो क्या इसमें द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, यस, इसमें क्या विसरण का गुण पाया जाता है। कैसे, देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि विसरण क्या होता है, 2 अलग अलग पदार्थों का आपस में मिल जाना, खुद ही मिल जाना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हम विसरण बोलते हैं, ठीक है। देखिए, 2 अलग अलग पदार्थ लेने हैं, ठीक है। एक तो ले लिया हमने जल, ठीक है, एक ले लिया हमने चीनी, 2 अलग अलग पदार्थ ले लिए, ठीक है। अब इस चीनी को इस जल में डाल दे, इस चीनी को इस जल में डाल दें, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप कुछ ना हिलाएं मत, इसको कुछ भी ना करें, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपको चीनी दिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये अलग पदार्थ है, ये क्या है, ठोस, और ये क्या है, द्रव, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पर कुछ समय बाद दोनों, ना तो आपको चीनी के जो क्रिस्टल है वो दिखाई नहीं देंगे, वो उसमें क्या होंगे, जल में घुल जाएंगे, ठीक है। यानी ये अलग है, ये अलग है, तो 2 पदार्थ अलग अलग आपस में स्वतः ही बिना हिलाए डुलाए घुल गए, तो इसको क्या बोलेंगे, विसरण, ठीक है। जो विसरण होता है वो द्रव का ठोस के साथ तो है ही, साथ में गैस के साथ भी होता है, ठीक है। गैस के साथ कैसे होता है, देखिए, हमारे वायुमंडल में क्या होता है कि कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, ठीक है। पर आपको पता है कि हमारे जो तालाब होते हैं, जल, उसमें क्या होता है, मछलियाँ रहती हैं, जलीय जीव रहते हैं बहुत, आखिर वो भी तो सांस लेते हैं, वो कहाँ से, उनके पास ऑक्सीजन कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट से ही आएगी, ठीक है। जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है या CO2 है, नाइट्रोजन है, वो क्या हो जाती है, जल के साथ खुद ही मिल जाती है, स्वतः ही मिल जाती है, ठीक है, खुद ही मिल जाती है, तभी तो वो मछली या फिर जो जलीय जीव है जीवित रह पाते हैं, ठीक है। क्योंकि मछलियों को ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, पानी में, क्योंकि पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन घुल जाती है, या CO2 घुल जाती है, नाइट्रोजन घुल जाती है, ठीक है। तो जो विसरण होता है द्रव का, ठोस के साथ भी होता है और गैस के साथ भी होता है,
ठीक है। तो विसरण तो आपको समझ में आ गया है कि दो पदार्थों का स्वतः ही मिल जाना क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। देखो यहाँ पे दो पदार्थ क्या है, अलग अलग, ये द्रव है और ये गैस है, ठीक है। तो दो पदार्थ के कणों, सॉरी याद रखना कण, पार्टिकल, उनका आपस में खुद ही मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। अब प्रश्न आया कि क्या तापमान का कोई फर्क पड़ेगा विसरण पे। मान लीजिए एक दो बर्तन ले लेते हैं हम जल के, ठीक है। ये दो बर्तन है जल के, इसमें गर्म जल है, इसमें ठंडा जल है, ठीक है। इसमें गर्म है, इसमें ठंडा जल है, और दोनों में हमने चीनी के क्रिस्टल डाल दिए, ठीक है। ये अलग पदार्थ के कण हो गए, ये अलग पदार्थ के कण हो गए, ठीक है। पर आप इसको हिलाएं मत, बिल्कुल भी हिलाएं मत, कुछ ना करें, और उसका ध्यान से देखते रहें। तो देखने से हमें क्या पता चलेगा, सबसे पहले कौन कौन सा मतलब सबसे पहले जो चीनी के कण है किस में घुल जाएंगे, गर्म जल में, इसमें लेट घुलेंगे, ठीक है। तो गर्म जल का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, ठंडे जल का टेम्परेचर क्या है, कम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा विसरण की क्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो विसरण का टेम्परेचर के साथ कैसा संबंध है, सीधा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विसरण भी क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विसरण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो विसरण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बहने का गुण तो पा ही जाता है द्रव के अंदर, आप ऐसे फेंक दो तो बहने का गुण तो पा ही जाएगा, ठीक है। अब तीसरा है गैस। गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए वही पॉइंट डिस्कस करने हैं। पहला है आकार। क्या गैस का जो साइज होगा वो निश्चित होगा, नहीं, उसका जो साइज होता है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। क्यों, क्योंकि गैस को आप जिस मर्जी जिस भी पात्र में डालेंगे वो उसी का रूप ले लेती है, उसी का साइज ले लेती है। जैसे मान लीजिए आपने गैस को किसी छोटे सिलेंडर में डाला तो वो उसका रूप ले लेगी, आप गैस को बड़े सिलेंडर में डालो वो उसका रूप ले लेगी। पर ये ऐसा क्यों होता है, आपको इसके पीछे की वजह पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि जो गैस के कण होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कमजोर होता है, यानी उसके कण क्या होते हैं आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे इनके बीच की दूरी क्या होती है, दूर दूर होते हैं। तो उनको कंप्रेस करना बहुत ही आसान है, ठीक है, उनको कंप्रेस करना बहुत ही आसान है। अगर हम उसको ऊपर से दबाव बनाते रहें और नीचे से टेम्परेचर को कम करते रहें तो उसको आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, ठीक है। यानी जब इसके कण हैं, जो इसके पार्टिकल हैं, वो दूर दूर होने की वजह से इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है, वो जल्दी ही टूट जाता है, ठीक है। और ये दूर दूर होने की वजह से फ्री स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होने की वजह से जो इसके पार्टिकल हैं स्वतंत्र रूप से गति करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर आप इसको छोटे बर्तन में रखोगे तब भी एडजस्ट हो जाएगी, अगर इतनी ही गैस को आप बड़े बर्तन में रखोगे तब भी ये दूर दूर भागेगी, एडजस्ट हो जाएगी, यानी उसी का शेप ले लेगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो इसका गैस का आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, याद रखना। अब प्रश्न आया कि इसकी संपीड़ितता क्या है। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि संपीड़ितता क्या होता है, किसी पदार्थ को क्लोज लेके आना, यानी उसको दबाना, ठीक है, कंप्रेस करना। देखिए संपीड़ितता गैस में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, गैस में संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होती है। सामान्यतः आपने अपने घर में देखा होगा जो सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या होती है, एलपीजी, ठीक है, यानी लिक्विड। देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी गैस है पर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, गैस है द्रव के रूप में है, ठीक है, यानी गैस की अवस्था है पर है तो गैस, पर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो गाड़ियों में डलती है, क्या नाम है, कंप्रेस्ड, यानी संपीड़ित, कंप्रेस से बना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो गैस को कंप्रेस्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कोई बीकर है, या साइंस की भाषा में बीकर बोलते हैं इसको, किसी बर्तन या पात्र को बीकर बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बीकर है, ठीक है, इसके अंदर
गैस के एटम्स हैं, गैस के कण हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन होता है ना, जैसे वो सिरिंज में देखा होगा आपने, डॉक्टर का जो सिरिंज होता है, ऐसे पिस्टन, जिससे क्या होगा कि गैस के कण बाहर ना भाग पाए। और इधर क्या है इसकी, ये मतलब पिस्टन की सतह है, इधर ये इस पिस्टन की ये सरफेस ये है और ये सरफेस है, यानी गैस के कणों को बाहर भागने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्या आप इस पिस्टन को दबा पाओगे? डॉक्टर की जो सुई होती है उसके सामने छेद होता है, वहाँ से गैस निकल सकती है, वहाँ से वाटर निकल सकता है, दवाई निकल जाती है। पर यहाँ तो आपको कोई छेद नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, कोई होल नहीं है। तो क्या आप इसको पिस्टन को दबा पाओगे? बिल्कुल दबा पाएंगे, पर आधा ही दबा पाएंगे। मान ली यहाँ तक दबा सकते हैं, या ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक दबा सकते हैं। पर जैसे जैसे हम इसको दबाएंगे, क्योंकि गैस के कणों के बीच में जो दूरी होती है, आकर्षण बल क्या होता है, दूर दूर होता है। तो जैसे जैसे हम दबाएंगे तो जो इसके कण होंगे इतने पास आ जाएंगे। फिर और दबाया हमने तो उसके कण और पास पास आ गए। फिर और दबाया हमने तो उसके कण बिल्कुल ही पास पास आ जाएंगे। इसके बाद हम इसको दबा नहीं पाएंगे, ठीक है, बिना इसके टेम्परेचर को चेंज किए हुए। यानी एक तरफ तो क्या कर रहे हैं हम, दाब क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी प्रेस ऊपर से क्या कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। अगर हमने इसके टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं की तो हम इसको नहीं दबा पाएंगे। आप यहाँ से जितना मर्जी फोर्स लगा लेना, इधर से भी और इधर से भी, आप इसको कंप्रेस, पूरा टोटली कंप्रेस नहीं कर पाओगे बिना टेम्परेचर के छेड़छाड़ किए, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप इसके जो टेम्परेचर है, यानी जो इसका तापमान है, अगर आप तापमान को बढ़ाओगे तो क्या होगा, समझना इस बात को ध्यान से। देखिए, हमें पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर देता हूँ इसको, यानी टेम्परेचर देने का मतलब, इसका मतलब तापमान बढ़ाता हूँ या इसको गर्म करता हूँ, तो इसके जो पार्टिकल हैं, जो इनके बीच में जो जो थोड़ा बहुत जो आकर्षण बल है, बहुत कम आकर्षण बल है, टेम्परेचर की वजह से इनकी आकर्षण बल क्या होगा, बीच का टूट जाएगा, वो और दूर दूर हो जाएंगे और फ्रीक हो जाएंगे, ठीक है। यानी अगर मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये क्या होंगे, और दूर दूर भागेंगे, ठीक है, और दूर दूर फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स लगेगी, उधर से फोर्स लगेगी, पर इसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसका टेम्परेचर कम कर देता हूँ, कम करने का मतलब इसको मैं क्या करता हूँ, ठंडा करता रहता हूँ। यानी एक तरफ से तो मैं इसका प्रेशर बढ़ाऊंगा, एक तरफ से मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा और टेम्परेचर को क्या करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा, तब जाके मैं इसको कंप्रेस्ड कर सकता हूँ। फिर मैं इसको गैस को लिक्विड में चेंज कर सकता हूँ। और ऐसे ही क्या होता है, क्योंकि गैस को क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना बहुत मुश्किल होता है, इसी वजह से गैस को क्या करते हैं, हम लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाते हैं। जैसे हमारे घर में सिलेंडर आता है, जो एलपीजी है, उसमें लिक्विड गैस होती है, नाम से भी पता है कि एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव के फॉर्म में होती है, तरल फॉर्म में होती है। वो कैसे बनती है कि उसका दाब बढ़ाते जाएं और उसका टेम्परेचर क्या करते जाएं, कम करते जाएं। और ये क्वेश्चन इस बार सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर आया था, ठीक है। तो गैस को क्या कर सकते हैं हम, दाब बढ़ाकर, और उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ठंडा। दाब बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर ठंडा करते जाएंगे। इससे ठंडा करने से क्या होगा, जो इसके जो पार्टिकल्स है ना, वो क्या होते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे। ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, बिल्कुल ही कम होते जाएंगे। और ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, सॉरी, ज़्यादा ही टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो ठोस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। वो आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। तो जो संपीड़िता का गुण होता है वो क्या होता है, गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, गैस के अंदर संपीड़िता का गुण सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी गैस को हम कैसे संपीड़ित कर सकते हैं, उसका प्रेशर बढ़ाकर, टेम्परेचर कम करके। 2 पॉइंट है, याद रखना, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रेशर बढ़ाकर, टेम्परेचर कम करके। तो ये था बेसिक डिफरेंस ठोस द्रव गैस के अंदर, ठीक है। इससे पहले जो हमने इसके बारे में ये डिस्कस किया था कि पदार्थ के कुछ भौतिक गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों तो लाइक कर देना, ठीक है, कहने की जरूरत ना पड़े। देखिए, अब पदार्थ के गुण या विशेषताएं, जो भी आप समझे, अच्छा लगे आपको, बोल सकते हो, ठीक है। नंबर 1, पदार्थ के कण कोई भी मटेरियल होगा, पदार्थ होगा, वो क्या कणों से मिलकर बनता है, कणों से मिलकर बनता है।
पहला फीचर क्या है, कोई भी पदार्थ है किससे मिलकर बनेगा, कणों से मिलकर बनेगा। क्यों, देखिए अभी पेन है, अब मैं पेन को तोड़ता चला जाऊंगा, तोड़ता चला जाऊंगा, तोड़ता चला जाऊंगा। जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक है, इसको तोड़ा मैंने पहले इतने में, फिर इतने में, फिर इतने में, फिर इतने में, ऐसे टुकड़े टुकड़े करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आखिर ये किससे मिलकर बना है, कणों से ही तो मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ये, ठीक है। अगर मैं इन पार्टिकल को दोबारा इकट्ठा करता जाऊंगा तो मैं पेन बना दूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पदार्थ के जो पदार्थ होता है उसका पहला गुण क्या है कि पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर बनता है, ठीक है। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ठोस के कण ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, द्रव के कण थोड़ा ऐसे होते हैं, ठीक है, और गैस के कण ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो आपको दिख रहे हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस है ना, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस है। इसको हम एक प्रैक्टिकल से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बिकर लिया, एक गिलास लिया, उसमें जल डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने थोड़ी सी शुगर मिलाई, चीनी मिलाई या चाहे नमक कुछ भी लगा लें, जो जो आपको अच्छा लगे मिला लें। उसके बाद आपने इसको एक चम्मच से घुमाया, घोल दिया, इसके अंदर चीनी या शक्कर घोल दी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपको चीनी दिखाई नहीं देगी, ना आपको नमक दिखाई देगा, ना शक्कर दिखाई देगा। आखिर वो चीनी या फिर नमक कहाँ चला गया। जबकि अगर मान लीजिए चीनी मिलाने से, जैसे चीनी मिलाने से पहले जो इसमें जो जल की मात्रा थी वो 200 ml थी, मान लीजिए 200 ml थी, ठीक है, और चीनी मिलाने के बाद भी उतनी ही है ना। तो चीनी मिलाने से पहले जो इसकी जल की मात्रा थी घटी, और ना चीनी मिलाने के बाद जल की मात्रा घटी। तो आखिर वो चीनी गई कहाँ, दिखाई क्यों नहीं दी, गई चली गई कहाँ, क्यों। अब देखो कहाँ गई वो चीनी, जो इसके जो कण होते हैं द्रव के, इनके कणों के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो वो कण घुल के इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखना, आप चीनी मिलाते जाओ, चीनी मिलाते जाओ, एक अगले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको डिटेल से थोड़ा सा और, क्योंकि अगला चैप्टर रासायनिक गुणधर्म के आधार पे ही है, ठीक है। तो वो आगे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रखें, क्यों, क्योंकि जो जल के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, उसमें उसके चीनी के कण क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं घुलने के बाद। इसी वजह से क्या होता है, उसका ना तो जल का जो स्तर है ना तो बढ़ता है ना घटता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। तीसरा गुण है क्या है कि जो पदार्थ के कण हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। गतिशील होते हैं मतलब गति का शील होने का मतलब उनमें क्या पाया जाता है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई कमरा है, ठीक है, आप कमरे में एक कोने में क्या अगरबत्ती जलाएं, ठीक है। आप कमरे में जब कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो सुगंध है आपको पूरे कमरे में देख सकते हैं, आप उसकी सुगंध को पूरे कमरे में महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मान लो घर में रसोई में किचन में खाना बन रहा है तो उसकी जो सुगंध होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। क्यों, क्योंकि पदार्थ, क्योंकि देखिए गैस भी तो क्या है, पदार्थ ही है, ठीक है। वो भी तो पदार्थ के कणों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर, हालांकि उसके जो कण हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अब जो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा की वजह से ही यहाँ रखी हुई अगरबत्ती या फिर घर जो किचन में जो खाना बनाते हैं उसकी स्मेल दूर तक फैल जाती है। अगर उसके कणों में गतिज ऊर्जा ना होती तो क्या स्मेल फैलती, नहीं फैलती। क्यों फैल रही है कि क्योंकि उसके कणों में गतिज ऊर्जा है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा मतलब उसके कणों में गतिज ऊर्जा कैसे आई। अब प्रश्न ये भी तो आ सकता है ना, कणों में गतिज ऊर्जा कैसे आई, कैसे आई, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। सिंपल सी बात है, सिंपल सा रीजन है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके कणों में क्या हुई, गतिज ऊर्जा आई। क्यों, क्योंकि जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो हम उसको टेम्परेचर देते हैं, आग से टेम्परेचर बढ़ता है, खाना पकाते हैं तो आग से टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। यानी टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। नंबर चौथा जो इसका मेन पॉइंट है एक है कि पदार्थ के कण एक
दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कैसे, देखिए ठोस क्या है, ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास जुड़े होते हैं। ठीक है, द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के ज़्यादा दूर दूर, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, पर ये अगर ठोस के कण एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, पर ये जुड़े भी तो है ना एक दूसरे को। मान लो ये कण इसको आकर्षित कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ये कण इसको दूर फेंक रहा है। ठीक है, या ये कण इसको दूर फेंक रहा है कि तू दूर भाग, या ये कण जो ये पार्टिकल है इसको दूर फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसी वजह से तो ये इकट्ठे रहते हैं। अब ऐसा दिखाएगा आपको पानी का, मतलब एक एक कण दिखा है आपको कि एक एक कण अगर बाल्टी के अंदर या किसी बर्तन के टब के अंदर पानी रखा है, क्या उसके कण एक एक दूर दूर दिखाई देते हैं? क्यों? पानी इकट्ठा ही दिखाई देता है ना। क्यों? क्योंकि जो उसके कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, देखिए जो जल होता है उसके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो ठोस होता है उसके कण भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गैस के भी करते हैं। पर जो आकर्षण बल पाया जाता है वो किस में ज़्यादा पाया जाता है, ठोस में। कारण, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम है, इनके बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो आकर्षण बल सबसे कम किस में पाया जाएगा, गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, ठोस के अंदर। क्लियर? ठीक है, तो ये चार इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं या फिर फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, हमने पदार्थ के बारे में डिस्कस किया, उसके गुणों के बारे में डिस्कस किया, उसकी अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या टेम्परेचर, ठीक है, क्या टेम्परेचर बढ़ाकर किसी पदार्थ की अवस्था को या किसी पदार्थ की अवस्था को चेंज किया जा सकता है टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करके। ठीक है, यानी तापमान के साथ किसी पदार्थ की अवस्था यानी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है कुछ छेड़छाड़ करके, या फिर मतलब छेड़छाड़ का मतलब या टेम्परेचर बढ़ा के या कम करके। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहले ठोस को लेते हैं। ठीक है, देखिए ठोस में क्या था कि इसके कण क्या होते हैं, पार्टिकल बहुत पास पास जुड़े होते हैं आपस में एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा आकर्षण बल की वजह से। मान लीजिए ये कोई ठोस है, ठीक है, ठोस है, मान लीजिए लोहा ही लगा लेते हैं, लोहा भी तो ठोस है, चाहे फिर प्लास्टिक कुछ भी लगा लें जो ठोस है। ठोस की आपको विशेषताएं पता ही चल गई हैं, आप बता सकते हो आसानी से क्या ठोस है, क्या द्रव है, या फिर क्या गैस है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको नीचे से हीट दूं, हीट देने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाना। ठीक है, इसको मैं नीचे से हीट देता हूं तो क्या होगा, ये गर्म होती चली जाएगी, गर्म होती चली जाएगी, गर्म होती चली जाएगी, पर इसकी एक सीमा होगी गर्म होने की। ठीक है, यानी एक इसकी लिमिट होगी। एक अवस्था ऐसी जरूर आएगी जिसमें क्या होगा, जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो इनके बीच का जो आकर्षण बल है, यानी जो इनके बीच का आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर मैं इसको हीट देता चला गया, देता चला गया, देता चला गया, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसका जो आकर्षण बल है वो टूट जाएगा। ठीक है, जब वो टूट जाएगा तो किस फॉर्म में चेंज होने लग जाएगा, द्रव में। ठीक है, लिक्विड में चेंज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोहे को गला सकते हैं ना। ठीक है, गलाने के बाद किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड में ही आएगा। ठीक है, यानी लिक्विड मतलब प्लाज्मा की फॉर्म में आ जाएगा, ना लिक्विड ना द्रव, ना ठोस ना लिक्विड, बीच की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसके बीच का जो आकर्षण बल है वो हीट की वजह से क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, जो आकर्षण बल है वो हीट की वजह से क्या होगा, टूट जाएगा। पर ऐसा तो होगा नहीं कि शुरू में ही टूट जाएगा, पर एक टेम्परेचर तो आएगा ना, यानी एक फिक्स टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो उसी को देखिए वो क्या होता है कि यानी एक निश्चित, वह निश्चित टेम्परेचर जिस पर
कोई ठोस पिघलकर द्रव में आ जाए उसे क्या कहते हैं? गलनांक। उसे उस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है कि वह निश्चित तापमान, यानी लोहे का गलने का एक निश्चित तापमान होगा, चाहे वो कितनी भी डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, यानी वो कितनी भी डिग्री सेल्सियस हो सकता है। उस टेम्परेचर पर अगर हीट चली गई, यानी उस टेम्परेचर को पार कर गई, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? लोहा गल जाएगा ही। तो इसका मतलब वही हुआ कि वह निश्चित टेम्परेचर या तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में आ जाए, उसे उसको क्या कहते हैं? गलनांक। देखिए, गलनांक हर वस्तु का अलग अलग होगा। ठीक है, प्लास्टिक का अलग होगा, लकड़ी का अलग होगा, हर वस्तु का अलग अलग गलनांक होगा। क्यों? क्योंकि आप एक तरफ लोहा लीजिए और एक तरफ प्लास्टिक लीजिए और दोनों को सेम टेम्परेचर दीजिए, नीचे से सेम हीट दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे प्लास्टिक जल्दी गल जाएगी, लोहा लेट गलेगा। ठीक है, तो ये क्या कारण होगा? ये क्या कारण है कि क्योंकि सबका गलनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। इसी को क्या बोलते हैं? गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, गलनांक बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि जैसे जो हमारा बल्ब होता है, जो हम घर में लाइट यूज करते हैं, बल्ब, जो उसके अंदर इस टाइप का एक फिलामेंट बना होता है, इस टाइप का फिलामेंट। ठीक है, क्योंकि जब बिजली यानी लाइट इसके अंदर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जाती है, तो उसका तो टेम्परेचर बढ़ता ही है, पर वो जो बारीक सा फिलामेंट होता है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। वो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, वो टंगस्टन का बना होता है। इसी क्योंकि उसका वो क्यों नहीं गलता, वो जल्दी क्यों नहीं फ्यूज हो जाता है, क्यों नहीं गल पाता? क्यों? क्योंकि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो बहुत, उसको कितनी भी हीट देते चले जाओ वो नहीं गलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 33,384 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किस में होता है? सेल्सियस में होता है, ना कि केल्विन में। और याद रखें दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, अगर सेल्सियस, चलो आगे पढ़ेंगे सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो टंगस्टन क्या होता है? लाइट में होता है, छोटा सा फिलामेंट होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम टेम्परेचर के जरिए से हम किसी भी वस्तु की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए, हम मान लेते हैं, हम पानी को ले लेते हैं। ठीक है, जल को ले लेते हैं, हम वाटर को ले लेते हैं, जल को। ये हमारे पास तीनों फॉर्म में मौजूद होता है। क्यों? देखिए, ठोस में भी होगा ये हमारे पास। ठोस में किस रूप में होगा? बर्फ के रूप में, क्योंकि बर्फ क्या होती है? ठोस। ठीक है, और द्रव में भी होगा, द्रव में तो होगा ही, जल द्रव में तो होता ही है, और गैस की फॉर्म में भी होगा। गैस में किस फॉर्म में होगा? जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प। इस बर्फ के जल के एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो जल होता है हमारे पास तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस में हमें बर्फ के रूप में पाया जाएगा, द्रव में, जल में द्रव के रूप में पाया जाएगा, और गैस में जल वाष्प के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये भी तो ठोस है और ये भी ठोस है और ये भी ठोस था, ये भी ठोस था, तो मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था ना कि आपको, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हर वस्तु का अलग अलग होगा, हर पदार्थ का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखिए, अब बर्फ है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 273 डिग्री, सॉरी 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन, यानी जो बर्फ है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 273 केल्विन। यानी जैसे मान लीजिए ये बर्फ है, अगर मैं इसको 273 केल्विन टेम्परेचर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक है, ये बर्फ थी, अगर मैं इसको 273 केल्विन टेम्परेचर दूंगा वो क्या बन जाएगी? फिर क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक है, यानी अब देखिए, जब मैंने इसको बर्फ को हीट दी, हीट का मतलब यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाया, और जब वो 273, जब वो टेम्परेचर 273 केल्विन पे पहुंच गया, उसके बाद उसका जो रूप था, जो अवस्था थी, वो बिल्कुल ही चेंज हो गई, वो जल में, लिक्विड में चला गया। ठीक है, तो अब प्रश्न आया कि मान लीजिए जब मैं इसको टेम्परेचर दे रहा था, यानी जब मैं इसको हीट दे रहा था,
273 पे जाने के बाद ये जल में चली गई, ध्यान से सुनना, जल में चली गई, पर जो मैंने इसको हीट दी वो हीट कहाँ गई, ठीक है, वो याद रखना, वो हीट कहाँ गई। तो जो वो हीट होती है वो ना इसी के अंदर ही कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट मतलब इसी के अंदर संलग्न होती है, मतलब छुपी होती है। जैसे मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसको हीट दी एकदम ये जल बन जाएगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसको एकदम हीट दी और ये एकदम जल बन जाएगा। यानी जो बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया उसमें कुछ समय तो लगेगा, चाहे कितना भी टाइम लगे कुछ समय तो लगेगा। यानी हीट को 273 केल्विन तक, टेम्परेचर को 273 केल्विन तक जाने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो जो वो हीट होती है वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए अब बर्फ क्या होती है, ठंडी होती है, ठीक है, और जब तक जल ना बन जाए तब तक बर्फ ठंडी ही रहेगी, ये बात याद रखना। यानी 273, जैसे मान लीजिए जब मैंने हीट दी ना, तो हीट देने की वजह से, हीट दे रहा हूँ मैं इधर से और इधर से इसका टेम्परेचर, मतलब हीट देने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब तक ये जल ना बन जाए, ठीक है, जब तक ये जल ना बन जाए, यहाँ से यहाँ तक ना आ जाए, तो इसके बीच का जो तापमान होगा ना, तापमान वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब स्थिर रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, ये तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। यानी जब बर्फ से जब तक जल बनने की जो प्रक्रिया है उसके बीच के अंदर जो हीट दी जाती है वो क्या रहती है, तापमान क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। यानी जो बर्फ का तापमान था वही जब तक जल ना बन जाए तब तक सेम रहेगा, ठंडी ही रहेगी वो, ठीक है। तो तापमान क्या रहता है, सेम रहता है। ये तो था कि हम कैसे ठोस को जल में चेंज करते हैं, ठीक है, यानी ठोस को द्रव में चेंज करते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम जल, द्रव, ठीक है, अगर हम द्रव को हीट देते रहे तब क्या होगा, ठीक है। तो द्रव को अगर मान लीजिए ये जल है, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे से हीट देता रहा तो क्या होगा, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये जो द्रव होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। गैस का मतलब किस में, जल वाष्प बन जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव, याद रखना द्रव ना कि ठोस, ठोस तो पीछे गलनांक में आएगा, ठीक है। तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव गर्म होकर वाष्प बन जाए उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, उसे उसका क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। कैसे, देखिए जल को ही ले लेते हैं। आप जल को नीचे से हीट दीजिए, ठीक है, गर्म कीजिए। जब जल का टेम्परेचर 373 केल्विन चला जाएगा, ठीक है, 373 केल्विन बोलें या फिर 100 डिग्री सेल्सियस बोलें, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होगा, ठीक है, 273 केल्विन होता है। या तो फिर 373 केल्विन बोले या फिर 100 डिग्री सेल्सियस बोले, एक ही बात है, ठीक है। ये सेल्सियस में है, ये केल्विन में है। अगर हम इसको जल को नीचे से टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे या फिर ऊष्मा देंगे, जब जो हीट 373 केल्विन पर पहुंच जाएगी या 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगी तो जल क्या होगा, उबलकर वाष्प में बन जाएगा, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव, जल क्या है, द्रव, गर्म होकर वाष्प बन जाए उसे, उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, क्वथनांक, ठीक है। तो जल का क्वथनांक क्या होता है, 373 केल्विन, और जबकि उसका गलनांक क्या था, जल का, दोनों याद रखना, गलनांक क्या था, 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दोनों याद रखना, गलनांक और क्वथनांक। ये तो थी बात गलनांक। अब देखिए कि अब जब हीट हमने दी, ये भी याद रखना है कि हमने जब हमें हीट दी तो जब वो वाष्प बन रहा था जल, ठीक है, तो हमें जो इसकी हीट की जो एनर्जी थी वो कहाँ चली गई,
ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो हीट की एनर्जी थी वो जल के कणों के बीच में ही एडजस्ट हो जाती है, जो वाष्प के रूप में फिर निकलती है। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम भाप पे हाथ रख देते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है। क्यों? क्योंकि उस भाप के अंदर क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हाथ जल जाता है। ये बात याद रखना कि भाप की वजह से हाथ क्यों जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है, गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। देखिए हमने क्या किया, ठोस से द्रव में आए, द्रव से गैस में आए। ठीक है, यानी ठोस से द्रव में आए, द्रव से गैस में आए। पर हमने क्या किया, टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाया घटाया। ठीक है, यानी टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ की, टेम्परेचर को बढ़ाया, यानी ठोस में टेम्परेचर बढ़ाया तो हम उसको द्रव में ले आए, फिर द्रव का टेम्परेचर बढ़ाया तो हम उसको फिर किस में ले आए, गैस में ले आए। ठीक है, पर कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ठोस से गैस में जाना है, ठीक है, ठोस से अगर मुझे गैस में जाना है तो उससे पहले मेरे को द्रव में आना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं गैस में चला जाऊंगा। ठीक है, और ठोस से गैस में कैसे जाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, और द्रव से गैस में कैसे जाऊंगा, यानी ठोस से द्रव में आने के लिए मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। ठीक है, और द्रव से गैस में आने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। ठीक है, यानी टेम्परेचर की वजह से मैं ठोस से द्रव में गया फिर गैस में आया, सीधा मैं ठोस से गैस में नहीं गया, पहले द्रव में आया फिर गैस में आया। ठीक है, पर हमारे पास कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधा गैस में चले जाते हैं, ठोस से सीधा गैस में चले जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधा गैस में चले जाएंगे, वो द्रव में आते ही नहीं है। ठीक है, तो वह अवस्था याद रखें। इस विधि को क्या बोला जाता है, अगर कोई पदार्थ या फिर मटेरियल ठोस से गैस में चला जाए उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन सबलीमेशन। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ठोस से गैस में गए सीधा, और गैस से सीधा ठोस में आ गए। देखिए अगर सामान्य देखा जाता है कि हम गैस को, जैसे हमने एलपीजी का एग्जांपल लिया था, हमने एलपीजी के साथ क्या किया था, गैस थी, गैस को हमने प्रेशर बढ़ाया और नीचे से टेम्परेचर लो करते चले गए, तो हम गैस को किस में ले आए थे, द्रव में ले आए थे। अगर हम द्रव को तब हम और टेम्परेचर लो कर देते, इसको और ठंडा कर देते, तो वो ठोस में बन जाती गैस। ठीक है, सिंपल सी बात है। पर यहाँ क्या है कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ ठोस से द्रव की अवस्था में आए बिना सीधा ही गैस में चेंज हो गया, और गैस से सीधा ठोस में आ गया। यानी गैस से जब ठोस में आया तब भी वो द्रव में नहीं आया। ठीक है, और ठोस से जब द्रव में गया तब भी, सॉरी, ठोस से जब गैस में गया तब भी वो द्रव की फॉर्म में नहीं आया, लिक्विड की फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, यानी गैस से ठोस और ठोस से गैस में जाने की जो विधि है वो किस, उसके क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, यानी ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा हम ठोस से गैस में जा सकते हैं सीधा, और गैस से ठोस में जा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं जो आपने देखे भी होंगे। आपने देखा होगा नेफ्थिलीन, ठीक है, और कपूर देखा होगा जो आपने कपड़ों में रखते हैं। ठीक है, देखिए छोटी छोटी ऐसी ऐसी व्हाइट कलर की जो छोटी छोटी गोलियां आती हैं उसकी, कपूर की। अब हम जब उसको कपड़े में रखते हैं कुछ समय बाद हमें दिखाई नहीं देती, वो गैस में चली जाती है। अच्छा, हम बाथरूम में यूज करते हैं ओडोनिल। ठीक है, ओडोनिल होता है, आप देखिए वो टिक्की आती है एक ओडोनिल की। ठीक है, उसको वॉशरूम में हम यूज करते हैं, तो रखी रहती है, थोड़े दिन बाद वो गैस में छू मंतर हो जाती है। ठीक है, यानी वो बिना द्रव की फॉर्म में आए हुए क्या चली जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। वो किस विधि के द्वारा होती है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ठीक है, पर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो गैस से सीधा ठोस में बदली जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपने गैस का नाम सुना होगा CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर मैं, देखिए पहले पढ़ते हैं बर्फ, चलो बर्फ बाद में पढ़ते, पहले CO2 पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए CO2 का नाम सुना होगा आपने, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एक। ठीक है, अगर मैं इस पे प्रेशर बढ़ा दूं, प्रेशर का मतलब दाब क्या कर दूं, बढ़ा दूं। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कम कर दूं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए ये कोई पात्र है, ठीक है, इसके अंदर गैस है, कौन सी,
CO2, ठीक है। और ऊपर से मैंने पिस्टन लगाया, ऊपर से मैंने इसको प्रेशर को बढ़ाता गया और नीचे से टेम्परेचर को क्या करता गया, टेम्परेचर को कम करता गया, ठीक है। ऊपर से प्रेशर को बढ़ाऊंगा, नीचे से टेम्परेचर कम करता चला जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, सामान्यतः गैस क्या होती है, अगर हम दाब बढ़ाते हैं और नीचे से टेम्परेचर कम करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। पर जो CO2 होती है वो लिक्विड में नहीं आती, वो ठोस में चली जाएगी। अगर मैं इसका टेम्परेचर नीचे से लो करता चला गया, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, सीधा क्या चली जाएगी, ठोस में चली जाएगी। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड या फिर ड्राई आइस या शुष्क बर्फ जिसको बोलते हैं, ठीक है, शुष्क बर्फ, ठीक है। क्या होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। क्यों, वो किस विधि से द्वारा गई, ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशन की विधि के द्वारा या सब्लिमेशन एक्टिव क्रिया के द्वारा गई है। सीधा कैसे कहाँ चली गई, ठोस से ठोस में। वैसे तो उसको आना चाहिए द्रव में नहीं आई, सीधा चली गई ठोस में। किस विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया और नीचे से टेम्परेचर को प्रेशर को बढ़ाया और नीचे से टेम्परेचर को क्या किया, कम किया, ठीक है। बिल्कुल ठंडा करते चले गए तो क्या होगी, वो ड्राई आइस बन गई, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा बर्फ सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो हमें जो बाजार में मिलती है, जो सिल्लियों के रूप में मिलती है, ठीक है। और एक हमें जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, जैसे आप शिमला चले जाओ वहाँ पे मिलेगी जो बर्फ़, ठीक है, वो नेचुरली बर्फ़ होती है। और एक बर्फ़ का दूसरा रूप होता है ड्राई आइस, ठीक है। अब देखिए हमने इसको गैस से ठोस में बना दिया, और जब हम इसको ठोस, जब ये जैसे मान लो अब ड्राई आइस बन गई, ठीक है। अगर हम इसको नीचे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड में नहीं आएगी, सीधा गैस में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, ठीक है। इसी को ड्राई आइस कहते हैं। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, तकरीबन आइसक्रीम के बाद आइसक्रीम की पैकिंग में मेन इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वैसे तो आप एक पॉइंट याद रखें कि जो शुष्क बर्फ होती है उसको क्या बोलते हैं, यानी ड्राई आइस को क्या बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे बनी ये मैंने आपको पूरी क्रिया बता दी, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधा गैस में, बिना द्रव में आए हुए लिक्विड में, और गैस से सीधा ठोस में वापस जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो ये तो था कि हम किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ा के, पहले हमने पढ़ा कि किसी पदार्थ का टेम्परेचर चेंज करके हम कैसे उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एक डायग्राम के जरिए समझना चाहें तो डायग्राम के जरिए भी हम समझ सकते हैं। देखिए ठोस, ठीक है। ठोस में अगर मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो ये ठोस में टेम्परेचर के बाद यानी गलनांक के बाद कहाँ चली जाएगी, द्रव में। अगर द्रव में मैंने और टेम्परेचर दिया, ठीक है, तो वहाँ कहाँ चली जाएगी, गैस में, ठीक है। पर अगर मैंने गैस को ठंडा किया, ठीक है, यानी इसका टेम्परेचर लो किया तो दोबारा द्रव में चली जाएगी। अगर मैंने द्रव का और टेम्परेचर लो किया यानी ठंडा किया तो दोबारा कहाँ चली जाएगी, ठोस में। और एक विधि और है जिसमें क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस से सीधा गैस में गई, गैस से सीधा फिर ठोस में आई, ठीक है, दोनों ऊर्ध्वपातन की वजह से। तो ये इसका डायग्राम है जो हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ठोस से द्रव में टेम्परेचर बढ़ाकर, और द्रव से गैस में फिर टेम्परेचर बढ़ाकर, गैस से द्रव में टेम्परेचर कम करके ठंडा करके, द्रव से ठोस में टेम्परेचर ठंडा करके, ठीक है। और एक ठोस से गैस में और गैस से ठोस में सीधा ऊर्ध्वपातन के जरिए, ठीक है। ये हमने डिटेल में अपना अभी सीखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव हमें, मतलब अगर हमें किसी पदार्थ की फॉर्म को चेंज करना है तो क्या सदैव हम उष्मा का ही या हीट का ही या टेम्परेचर को ही बदलेंगे? क्या बिना टेम्परेचर बदले हम किसी पदार्थ की अवस्था नहीं बदल सकते? देखिए हमने अपने, अगर आप दैनिक जीवन में अपनी डेली की लाइफ में देखते हैं तो आपने कई उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जल देखा होगा घर पे, या फिर तालाब में जल देखा होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा करें कि अपनी छत पे खुले बर्तन में जल रखते हैं, थोड़े समय बाद आप क्या देखेंगे, उड़ के चला जाता है, ठीक है। तो हमने तो अभी तो उसको टेम्परेचर तो दिया नहीं, मतलब क्योंकि जल वाष्प कैसे बनता है, पीछे हमने पढ़ा था ना कि
अगर जल को हम 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करेंगे तो वो वाष्प बन जाएगा। पर धूप में तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता नहीं, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में तो सब जीव जगत बिल्कुल मर ही जाएंगे, ठीक है। तब वो जल वहां से वाष्प बन के कैसे चला गया, ठीक है। तो एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं हम वाष्पीकरण, ठीक है। तो वाष्पीकरण क्या होता है, बिना, ठीक है, तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प या फिर गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, ठीक है। बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। क्योंकि देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम जल को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाष्प, ठीक है। और 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर वो क्या था, इसका जल का क्या था, क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट था। पर वाष्पीकरण जो होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम ही, मतलब बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे। हालांकि वाष्पीकरण थोड़ा लेट होता है, पर बिना क्वथनांक पे पहुंचे, यानी क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर ही अगर कोई द्रव वाष्प में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। अब प्रश्न आता है कि वाष्पीकरण क्यों होता है। वाष्पीकरण तो ये तो डेफिनेशन होगी, समझ लिया हमने कि वाष्पीकरण क्यों होता है, क्यों होता है। देखिए शुरू में हमने पढ़ा था कि जो ठोस के कण होते हैं पास पास होते हैं, द्रव के थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। देखिए जब मान लीजिए खुले बर्तन में जब जल रखा होता है, ठीक है, जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो इसका क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ेगा या घटेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से, ये तो था ठोस और ये था जल के कण और ये था वायु के कण, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि धूप तो कॉन्टिन्यूस पड़ती रहती है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो इनके बीच का आकर्षण बल है ना वो टूट जाता है। और जैसे इनके बीच का आकर्षण बल टूटा तो वो सीधा किस में चेंज हो सकते हैं, गैस में, बिना क्वथनांक पे पहुंचे, ठीक है। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी देर होती है, धीरे होती है, पर होती जरूर है, वाष्पीकरण होता जरूर है। तो इसका कारण क्या है वाष्पीकरण का होने का, कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो जल होता है उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसी वजह से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। अब आपको पता चल गया वाष्पीकरण क्या होता है और क्यों होता है, दोनों पता चल गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में 2-3 पॉइंट और देखते हैं कि वाष्पीकरण डिपेंड किस पे करता है, यानी या फिर ये कह लें कि जो वाष्पीकरण है, ठीक है, वाष्पीकरण को कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कारक बोलते हैं, देखिए फैक्टर को, ठीक है, कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जो इसे प्रभावित करते हैं। देखिए पहला तो कि जो वाष्पीकरण है वो एक सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया का मतलब समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपने कपड़े धोए, ठीक है, मान लीजिए आपने कपड़े धोए, ये कोई कपड़ा है आपने धोया ऐसे, ठीक है, और आपने इसको ऐसे 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 बिल्कुल ही क्लोज करके, गांठ मार के, मतलब बिल्कुल क्लोज करके, इसके जो सतह है उसको बिल्कुल ही कम करके धूप में रख दिया, तो क्या इसमें वाष्पीकरण होगा, बहुत लेट होगा, वाष्पीकरण होगा ही नहीं, यानी बहुत लेट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं कपड़े को सिकुड़ के रखूँगा तो वाष्पीकरण लेट होगा, ठीक है। अगर मैं इसी कपड़े को मैं फैलाकर, अगर मैं अपनी तार के ऊपर फैलाकर डाल देता हूँ तो जल्दी सूख जाएगा, अगर सिकोड़ के रखूँगा तो कम लेट सूखेगा, तो अगर फैला के रखूँगा तो जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैंने इसको सिकोड़ के रखा, सिकोड़ कर, ठीक है, तो इसका एरिया कितना था, इतना स्थान घेर रहा है एरिया, ठीक है। अगर जब मैंने इसको फैलाकर रखा तो क्या होगा, इसने इतना एरिया घेरा, इसका स्थान इतना घेरा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एरिया घटेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है।
अगर एरिया बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वाष्पीकरण एक डिपेंड करता है किस पे, सतह पे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि वाष्पीकरण डिपेंड करता है तापमान पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ज़्यादा धूप होगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, अगर धूप कम होगी तो कपड़े लेट सूखेंगे, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वाष्पीकरण भी कम हुआ। इसका जो तीसरा पॉइंट है सॉलिड, वो है ह्यूमिडिटी। पहले समझ लें ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है, ठीक है, आर्द्रता बोलते हैं, ठीक है। देखिए ह्यूमिडिटी क्या होती है कि वायु के अंदर जल का पाया जाना, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वायु के अंदर जल का पाया जाना या फिर नमी का पाया जाना। ह्यूमिडिटी का वाष्पीकरण से क्या संबंध है, देखिए सिंपल सी बात है। अगर एनवायरनमेंट के अंदर पहले से ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ कि वायु के अंदर जल का पाया जाना, ठीक है, वाटर का या नमी का पाया जाना। अगर पहले से ही ह्यूमिडिटी है वातावरण के अंदर तो कपड़े लेट सूखेंगे, यानी वाष्पीकरण क्या होगा, लेट होगा, गिल्ले होते जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर मिलेगा और क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी पहले से ही है तो पानी कपड़ों पे और गिरता चला जाएगा, यानी वाष्पीकरण की जो प्रोसेस है वो लेट होगी। अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो वाष्पीकरण तेजी से होगा, जल्दी होगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के साथ वाष्पीकरण का उल्टा संबंध है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम हुई तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सा पॉइंट है। क्यों ह्यूमिडिटी की, क्यों इसके साथ उल्टा संबंध क्यों है, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, वायु के अंदर पानी की मात्रा या नमी की मात्रा। तो ऑलरेडी पानी है तो कैसे सूख जाएगा कपड़े, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो वाष्पीकरण को जो प्रभावित करते हैं 3 अहम फैक्टर हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए जब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान क्या होता है कि आगे एक पॉइंट दिया हुआ है कि वाष्पीकरण की वजह से हमें ठंडक या फिर शीतलता क्यों महसूस होती है, ठीक है, क्यों महसूस होती है। देखिए हमने देखा है कि अगर हम किसी खुले बर्तन में जल रखा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण यानी कंटिन्यू निरंतर होता रहता है, यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, याद रखना। क्योंकि जो आपके आसपास जो आपने तालाब या देखे होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जल होता है और वहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो खुले बर्तन में जो द्रव रखा होता है उसमें निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। और वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जब वाष्पीकरण होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर, इसको धूप में जैसे जल रख दिया हमने धूप में, ठीक है, तो यहाँ पे इसको टेम्परेचर मिला तो वाष्पीकरण हुआ, यानी यहाँ से जो जल था वो वाष्प बन के हवा में चला गया। जब वो यहाँ से जल वाष्प बन के हवा में चला जाता है तो इस जल की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब एनर्जी कम हो जाती है तो ये जल क्या करता है, जो अपने आसपास का जो वातावरण है वहाँ से क्या करता है, एनर्जी को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, यानी ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। यानी जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है ना तो एनर्जी कम हो जाती है, याद रखना, ठीक है, एनर्जी घट जाती है। तो जब एनर्जी घट जाती है तो एनर्जी को, यहाँ पे जो जल है उसकी एनर्जी को पूरा करने के लिए आसपास से वो क्या कर लेता है, एनर्जी को ग्रहण कर लेता है। और जब वो आसपास से एनर्जी को ग्रहण करता है उसी वजह से क्या होता है, हमें शीतलता या फिर ठंडक महसूस होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे आसपास हमें ना कुछ वाष्पशील पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा पेट्रोल, ठीक है, डीजल, एसीटोन क्या बोलते हैं, थिनर। जैसे नाखून नेल पॉलिश होती है ना, उसको साफ करने के लिए जो लिक्विड आता है उसको एसीटोन बोलते हैं। ये सारे क्या हैं, ये